बार बार मेरे 3 अटेम्प्ट फेल हो गए। अब घर वालों को लगा, उनके भी यार ये तो IAS भी नहीं कर पाएगा। माँ के पास एक ही रास्ता था कि वो किसी देवता के पास जाए, कहीं से बबूत लेकर आए और वो बबूत, बेटा ये ले माँ 2 बबूत, मैं खाऊंगा बबूत, मैं ओढ़ लूंगा बबूत, अब की बार पास करूंगा पक्का। और 2020 का प्रीलिम्स भी फेल हो गया। अब तो मुझे रोना आने लग गया, अब तो हालत ख़राब हो गई। अब तो बच्चे, मेरी बेटियां भी बड़ी हो रही थी, वो भी पूछने लगी पापा नौकरी कब लगेगी। 1990 के आसपास की बात है। मेरी जन्म दिनांक भी मुझे याद नहीं है, मेरे परिवार में भी किसी को याद नहीं है। हमारे घर में तो कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे। हमारे घर में हमारी पीढ़ी से पढ़ाई लिखाई शुरुआत हुई है, लेकिन उनमें शायद कुछ ऐसा था कि यार बच्चों को पढ़ाना है, कुछ सरकारी नौकरी, शायद कोई रेलवे में लग जाए, कोई चपरासी बन जाए, कोई बाबू बन जाए तो शायद ठीक ठाक हो जाएगा, शादी हो जाएगी बच्चों की। पहली दूसरी क्लास से ही पता चल गया अध्यापकों को कि चलो बच्चा ठीक है, बाकी के मुकाबले अच्छा पढ़ा। मैं भी उस समय, मेरे पिताजी जो ईंट के भट्टों पर इनमें काम में जाते थे, मैं भी उनके साथ ऊंट गाड़ी के साथ में चला जाता था। और वो कंडीशंस में, तेज धूप हो, कैसी भी हालत हो, ऊंट गाड़ी पे ईंटें रखना, उससे भट्टे में डालना, ये सब काम करना। फिर ताजुब ये था कि कमाई ज्यादा इतनी नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ में ये काम हम करते रहे, और मैं कोई अकेला ही नहीं, मेरे परिवार के सारे बच्चे ही काम करते थे। वो एक तरह से उसे चाहे बाल मजदूरी कहें, चाहे से उसे घर वालों का सपोर्ट करना कहें, वो जारी रहा। फिर ईंट भट्टों पे तो नहीं जा सकते थे, छोटे बच्चे थे रेगुलर वहां पे सुबह से शाम, लेकिन हमने एक और जगह काम करने, जैसे गर्मियों की छुट्टी आई, चलो किसी मूंगफली की मिल है कहीं पे गांव में छोटी मोटी, तो हम वहां पे काम करने लगे। सारे परिवार के बच्चे जाते थे, मैं भी गया। और वहां मुझे ठीक से याद है, मेरी पहले दिन की जो कमाई थी वो 5 रुपए थी। सुबह 5 बजे उठना, तैयार होना, सारे बच्चों की गैंग को इकट्ठे करना, चलो आज जलना है वहां पे, और 7 बजे से लग जाना, और शाम को 7 बजे तक वो काम करना, और 5 रुपए कमा के लाना। उस समय मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। उस मूंगफली की जो मिल थी, वहां पे हमारा ये काम था कि उस समय आसपास के किसानों को मूंगफली का बीज चाहिए होता था, तो मूंगफली को उठा के, साबुत जो पीनट होता है उसको उठाना, उसे मुंह में लेके फोड़ना, उसके दाने निकालना, ऐसे करके आप 1 किलो फोड़ो, 2 किलो, 3 किलो, 7 किलो, 10-10 किलो तक मूंगफली को आप, 10 किलो मूंगफली में कट्टा भरता है, इसको सुबह से शाम तक छोड़ना। कमर दुख जाती थी, और वो भी कोई ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के जिसकी छाया भी पूरी ढंग से नहीं थी, छायादार पेड़ भी नहीं होते थे, लेकिन वो था कि यार 5 रुपए लेके जाएंगे, माँ को ले जाकर देंगे, और माँ कितनी खुश होगी। पढ़ते रहे, सेल्फ स्टडी करते रहे, जो भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जैसे भी चल रही थी चलता रहा। क्लास 10 का रिजल्ट आया और 89.83 समथिंग परसेंटेज उस समय बने, और वो जिला स्तर पे एक अच्छा स्कोर माना जाता था, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल से। सबको लगा यार बहुत इंटेलिजेंट है, शायद गांव में किसी को इतनी परसेंटेज हासिल उस समय तक नहीं हुए थे। जयपुर से भी कई लोगों के उधर से बुलावे आए कि चलो आप यहाँ जयपुर की प्राइवेट स्कूल में पढ़ लीजिए, यहाँ पे मौका है। लेकिन तभी पिताजी जाके, वो जो इतने दिन से खींच रहे थे, भाई शादी होना भी जरूरी है, पहली शादी तो 10वीं क्लास का रिजल्ट के साथ ही मेरी शादी भी करवा दी गई, तीनों भाइयों की साथ में करवा दी गई। शादी हो गई, कोई बात नहीं, स्कूल गए, जयपुर गए, मेहंदी लगी हुई थी। स्टूडेंट देख, बोले लड़कियों की मेहंदी लगाते, बोले शादी हुई है। शादी हो गई तुम्हारी? ठीक सर, हो गई शादी। फिर वहां पे भी नाम, उस समय गाने भी चल रहे थे, तो गणपत ए गणपत चल दारूला, अजीब सा तो लगता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था यार, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये नॉर्मल चीज है। लेकिन पढ़ने में ठीक था। वहां पे भी 11th 12th उस स्कूल में टॉप किया। एग्जाम दिए, AIEEE और IIT दोनों में क्वालिफाई हो गए। IIT मुंबई, ऐसे कुछ मेरे टीचर ने बताया कि आपको काउंसलिंग में मिल सकती है। मैंने बोला सर पास रहना जयपुर में, राजस्थान में नहीं। बोले MNIT जयपुर है। मैंने बोला सर यही चाहिए मुझे, NIT जयपुर ही चाहिए। क्यों? पास रहूंगा घर के साथ में, और मैं कुछ करना चाहता हूँ, इंजीनियर बन के कोई जॉब इनके लिए करना चाहता हूँ। तो कॉलेज शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर बना, मेरे जैसे 2-4 और दोस्त गाँव के आ गए। हम एक
मिल गए, टीम सी बन गई। अब ज़रूरत थी घर की, चलो अब कॉलेज में आए हैं, इंजीनियरिंग कर ली, जॉब चाहिए, कैंपस प्लेसमेंट हुआ। कैंपस प्लेसमेंट हुआ टाटा स्टील, जो उस समय भूषण स्टील के नाम से जानी जाती थी। अच्छा खासा पैकेज भी लग गया, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे वो चीज़ नहीं आ रही थी कि चलो पैसा कमा रहे हैं, ठीक कपड़े भी पहन रहे हैं, घर पे भी पैसे भेज रहे हैं। अम्मा को जो 5 रुपए भेजते थे, अब उसकी जगह 50,000 रुपये महीने में भेज रहे हैं। लेकिन मुझे लगा यार वापस चलना है, उड़ीसा से वापस गांव चलना है। ये मेरा, घर वालों को बोलूं कि मुझे कुछ करना है, नहीं नहीं नौकरी तो नहीं छोड़नी है। दोस्तों से बातचीत करूं, भाई नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तू नौकरी छोड़ के आएगा। मैंने कहा यार किताब लिखी है, इसे मुझे पब्लिश करवाना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पब्लिक समझे, किसान समझे, और किसानों का बहुत भला हो सकता है। मैं आ गया 2015 सितंबर, 5 सितंबर को किताब लॉन्च मेरे गांव में ही वहाँ रखा गया। और मुझे लग रहा था कि बस ये किताब लोग पढ़ेंगे, लोगों में बदलाव आएगा, और सब लोग आएंगे कि चलो मिलकर ये कंपनी इकट्ठा शुरू करते हैं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं। लेकिन देखते देखते 2-3 महीने तक मैं लोगों का इंतजार किया, लोगों के पास गया। लोग मेरे को हैरानी से देखने लगे कि जॉब लगी भी थी कि नहीं लगी थी, और इसने छोड़ी क्यों, और यहाँ पे आया है वापस खेती करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए आया है। तब तक मेरे दिमाग में यूपीएससी का यू भी नहीं आया था कि यूपीएससी में एग्जाम देना या मुझे कोई वापस से सरकारी सेवा में जाना है, सोचा ही नहीं। किसी की मदद से प्राइवेट लीज पर एक फार्म लिया, जैविक खेती का प्लांट वहाँ पे लगाया, और उसे और आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ा। इंटीग्रेटेड प्लान बनाना था। फिर मेरे बड़े भैया ने, जो गवर्नमेंट जो फार्मासिस्ट हैं BR यादव, तो उन्होंने घर की हालातों को और ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया था कि वो वहाँ पैरेलल अपना पढ़ाने के लिए मुझे बुला लिया कि तुम यहाँ पे क्लासेज ले लिया करो, फिर गांव में जो तुम कर रहे हो जैविक खेती वो चलने दो, धीरे धीरे चल रहा है। मैं क्लासेज लेने फिर वहां जाने लग गया। अब अंत में जाके जब मेरा उस गांव में निकलना मुश्किल हो गया, क्या कर रहा है अभी, और जानबूझ के जिनको पता था कि ये कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है अभी, जबरदस्ती आके घर वालों को बोलेंगे वो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, वो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, वो भी क्या बताएं। अब चूंकि उन्होंने इतनी उम्मीदें रख ली, उनको लगा कि नहीं हमारा बेटा तो बहुत बड़ा है, ये तो पता नहीं इतना इंटेलिजेंट भी है, कोई कलेक्टर वलेक्टर, कोई IAS वाईएएस बन जाएगा। क्या बताऊं, जैसे ही घर पे आऊं कोई ठीक से बात भी नहीं करे। यार समस्या होगी, क्या करें, कैसे ठीक करें। पढ़ लेते हैं साथ साथ, पढ़ के शायद किसी पद पे आए और फिर लोगों को बताएं, फिर करवाएं इनसे काम। पढ़ना शुरू किया, बोले यार करें क्या, कौन सी जॉब लें। पढ़ा रहा था, पॉलिटी अच्छी आ रही थी, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। तो एक दोस्त ने, मैंने पूछा कि यार कैसे, क्या वो उस समय सिलेक्टेड था, मेरा कॉलेज में बैचमेट था। बोले यार ये सब सिलेबस है। मैं फॉर्म, बोले फॉर्म तो अभी निकल रहे हैं। बोले यार मेरा भी भर दे। भर दिया उसने फॉर्म। मैं देख के आता हूँ। बोले पढ़ना, लेकिन अटेम्प्ट देने गया, देख लेता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया पेपर देखने के लिए, मुझे नहीं पता था यार इसका इतना सिलेबस है यार, ये सब इतनी गहन तैयारी करनी पड़ती है। पहला अटेम्प्ट दिया यार, ठीक ठाक पेपर समझ में आया है मेरे, CSET वाला मेरे से हो गया है, GS में मेरे कुछ नंबर कम रह गए, लेकिन अगली बार दूंगा तो हो जाएगा। फिर वही रूटीन, पढ़ाता रहा, गांव में जाता रहा। सेकंड अटेम्प्ट आ गया, थोड़ा बहुत पढ़ाई की, जितना पढ़ना था उतना नहीं पढ़ा। दूसरा अटेम्प्ट भी निकल गया, नहीं हुआ भाई, ठीक है। अब मुझे लगा यार ये तो पीछे पड़ जाएंगे, नहीं होगा तो अब पढ़ते हैं। फिर सीरियसली पढ़ा। मैं चाहता अब सीरियस पढ़ूं और मेहनत करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कभी फोकस ही नहीं हुआ कि मैं यूपीएससी पे ही फोकस करूं। यूपीएससी की बुक्स पढ़ता हूं, हिस्ट्री पढ़ने लगा। हिस्ट्री में जब हिस्ट्री की जब आयाम आए, कैसे कैसे समाज में घटना हुई, तो मैं वापस वहां पे उलझ गया। न्यूज़पेपर में घटना आ गई, यार ये घटना क्यों घटी, समाधान क्या है, मैं फिर उसमें उलझ गया। जो टाइम टेबल था पढ़ने का बना था वो अस्त व्यस्त हो जाता, नहीं ये घटना क्यों घटी। दिल्ली भी आया कई बार, रैलियों में भाग लेने आया। कई बार रेप की घटनाएं होती, कहीं पे भी जाता तो मैं वहां पे पहले पहुंच जाता कि चलो ये करना है, इसका समाधान ये वो करना। लेकिन वो भूल जाए यार, यूपीएससी की एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ। वो टाइम भी फेल हो गया, 19 वाला भी।
बार बार मेरे 3 अटेम्प्ट फेल हो गए। अब घर वालों को लगा, उनके भी यार ये तो आईएएस भी नहीं कर पाएगा। अब वो जो चिंता थी सबसे ज्यादा मेरी माँ की, कि ये खुद भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, अब इसे और कुछ धंधा भी नहीं है, क्या करेगा। माँ के पास एक ही रास्ता था कि वो किसी देवता के पास जाए, कहीं से बबूत लेकर आए, और वो बबूत बेटा ये ले, अब की बार पास हो जाएगा। माँ को परेशानी नहीं हो, दुख नहीं, माँ दो बबूत, मैं खाऊंगा बबूत, मैं ओढ़ लूंगा बबूत, अब की बार पास करूंगा पक्का, अब पढ़ूंगा, मैं सीरियस पढ़ूंगा अब। बोले ठीक है बेटा, बेटा अब की बार दिल्ली जा, वहां जा। ये सब चीजें बदलने के लिए फिर मैंने 2020 वाला अटेम्प्ट दिया, पूरी तैयारी, फुल तैयारी, और 2020 का प्रीलिम्स भी फेल हो गया। मैंने किताबें पे पढ़ी, मैंने समाज से भी लड़ा, मैं खुद से भी लड़ा कि मैं फोकस करके पढ़ लूं। 20 वाला अटेम्प्ट भी फेल हो गया। अब तो मुझे रोना आने लग गया, अब तो हालत खराब हो गई। अब तो बच्चे, मेरी बेटियां भी बड़ी हो रही थी, वो भी पूछने लगी पापा नौकरी कब लगेगी, जानबूझ के पूछेंगे, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ भाई, क्या करें, फिर से भाई देना है और कोई चारा नहीं है अभी। फिर प्रीलिम्स निकल गया। अब मेंस के टाइम पे अब घर वालों को ये डर लगने लग गया, यार तो बहुत चिंता करता है, तो उन्होंने मेरे को जयपुर भेजा कि कुछ 2-3 महीने जयपुर तो रूम लेके घर से अलग रह के वहां पे पढ़ ले। मेरी वाइफ गई, मेरी बेटी रुकी नहीं छोटी वाली, हम भी साथ चलेंगे। मैं, मेरी वाइफ और हम मेंस की तैयारी करने जयपुर चले गए, पूरा कट्टा भर के और किताबों का, चलो मेंस की तैयारी करेंगे। वहां पढ़ा, पढ़ते गया, ज्योग्राफी समझ में आती रही ठीक ठाक, जैसा भी आ रहा था, मुझे लग रहा कर लेंगे मेंस, निकाल लेंगे मेंस। मुझे नहीं पता भाई, मॉक टेस्ट भी, इसमें भी मेंस में भी मॉक टेस्ट लिखने होते हैं। यूट्यूब पे कभी मैं टॉपर्स वगैरह को मैंने हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इसके काम में मन हो वो करे ना, कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं वो देखना। कभी बिना मन देख भी ले देख ले, लेकिन मैं तो भूल गया कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। पहले सिलेबस तो पूरा हो, उसके बाद में मॉक टेस्ट लिखेंगे ना। तो सिलेबस 3 महीने में पूरा करना है, वो कर करा के जैसे तैसे निपटा के आ गई डेट मेंस लिखने की। शुरू करते हैं पेपर निबंध वाला, फिर ऐसे जीएस 1-2 तो मेरे हिसाब से मैंने लिखा बहुत अच्छा हो गया, ज्योग्राफी वगैरह का जैसा सोचा था वैसे केवल निबंध में ही आए 125 नंबर, फेल हो गया मेंस। अब मेंस फेल हुआ, और इस चीज का मुझे इतना दुख हुआ, पहली बार इतना दुख हुआ, क्योंकि मैंने इस बार मेरी सर्वश्रेष्ठ मेहनत करी थी, लेकिन सही तरीके से नहीं की थी। अब भर भर के आए दुख, रिजल्ट आया, घर वाले, अब तो कोई बात भी करे, कभी बहन भी पूछे हाँ भाई कैसा रिजल्ट आया, तो भी रोने आए अपने, कोई दूसरा पूछे तो भी रोना आए। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब, माँ, पिताजी बोले कि तू पहले प्री फेल हुआ, अब प्री पास हुआ, फिर तेरा मेन हुआ, तो अब तू आगे मेन भी पास करेगा, वापस दे प्री। फिर वापस प्री दिया, प्री पास, फिर मैथ्स दिया। अब मुझे लगा पैटर्न सीखने जाना पड़ेगा। फिर मैं दिल्ली आया वापस 1 महीने के लिए, दृष्टि आई इस मेंटरशिप का, हिंदी माध्यम में यही नाम लिखा था, सीखा था, यही सुना था, तो वहीं पे चले गए, बोले फ्री में पढ़ाते तो वहां पे चले गए। और मेंटरशिप में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, बोले ऐसे ऐसे लिखना होता है, ये तो मैंने तैयार की। फिर बीच में भी मेरे वापस घर की याद आ गई, वापस चलते, वो भी इतनी तैयारी, फिर मेंस दिया वापस वैसे ही जाके जयपुर जाके, वही मैं, मेरी वाइफ, बेटी, हम तीनों ही जा रहे सेंटर पे। कई लोग पूछते किसको एग्जाम दिलाने, मेरी वाइफ बोले मेरे पति को दिलाने। वो एक अलग ही था, उसको जब देखेंगे तो। मेंस दिया और फिर रिजल्ट आया, इस बार मेंस हो गया, क्वालिफाई हो गया। बोले अब इंटरव्यू, अब मैं रिलैक्स हो गया, अब इंटरव्यू में तो मैं कर लूंगा, मुझे मेंस पास हो गया। बोले इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में नहीं हो पाते हैं। बोले इंटरव्यू में मैं कर लूंगा, सच में कर लूंगा, क्योंकि मैंने, अगर वो सच में अच्छे इंसानों को चाहते हैं यूपीएससी में, और जिनको वास्तव में ये लगे कि यार चाहे मेरे प्रयोग यार सफल हो कि असफल हो, लेकिन कोई सुने, इम्प्लीमेंट तो करे, एक बार ट्राई तो करे। अभी ट्राई करवाने के लिए मैंने फिर इंटरव्यू के लिए, घर वाले मेरे को जबरदस्ती भेजे, जब दिल्ली जाके बैठ, वहीं पे तू गया इसीलिए तेरा मेंस निकला है, तो इंटरव्यू की तैयारी भी वहां जाके कर। अरे जाके कहाँ, उसकी कोई क्लास थोड़ी होती है। और अंत में मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए दृष्टि में, और एक ठीक ठाक सा था, जो मेरे को देने का इंटरेस्ट भी नहीं था, मजा भी नहीं है,
एक दूसरी जगह दिया। ऐसे करके मैंने दे दिया और मेरा इंटरव्यू का डेट आया। मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा और ठीक ही करके आऊँगा, और हुआ भी अच्छा। जो बातें थी, जो ईमानदारी से बता दी, जैसे जैसे क्वेश्चन है बोले ऐसे ऐसे बोल, हो गया। 198 मार्क्स आए इंटर में और फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। 665 रैंक आ गई। एकदम से उत्सव आ गया, एकदम से नए दोस्त आ गए, एकदम से बहुत सारे रिश्तेदार आ गए। बोले कि बहुत बड़ा आदमी बन गया, आईएएस की एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। और मैं जैसा था वैसा ही अभी भी सोच रहा कि अब किससे जाके मिलूं कि यार वो आइडिया है, वो स्टार्टअप है, वो लोग दुखी हैं, उनके लिए हम क्या करें। भाई मैं मेरी जर्नी से लगभग इतना बता सकता हूं कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो फोकस रखना है, और सबसे जरूरी बात दिमाग में, माइंड में वो बोझ नहीं रखना है। ये बोझ है ना, ये परेशान करता है कि मेरा दिमाग वहां जा रहा है, वो समस्या है। कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ये सोच के पढ़िए कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूं, ये यूपीएससी की तैयारी है और बहुत चीजें ये सिखाएगी। सिलेक्शन होगा तो बहुत बढ़िया, वहां जाके कुछ करेंगे, और नहीं भी होगा तो इतना तो कुछ कर ही लेंगे कि यूपीएससी में वहां तक पहुंचे, इतनी पढ़ाई कि इसके सिलेबस कंप्लीट क्या है, कुछ ना कुछ बहुत शानदार कर सकते हैं, और हम सब मिलके कर सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूं, और ये इंश्योर करूंगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, we can always contribute to this beautiful India through these services। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।